दोस्तों, कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग को चैनल पर जाकर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी का दूसरा भाग है। आरजू ने अखबार बिना पढ़े ही साइड पर रख दिया। वो मस्त होकर नाश्ते का वेट करने लगी। तभी डोर बेल बजी। राहुल अंदर आया। उसने कल का शादी वाला ही सूट पहन रखा था। उसने आरजू की तरफ देखा और खुद भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। आरजू ने उसे देखकर गुड मॉर्निंग कहा। राहुल ने उसे गुड मॉर्निंग कहा और आगे बढ़कर उसके पास पड़ा अखबार उठा लिया। उसने जैसे ही पेपर देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आरजू की तरफ देखा। पेपर इसके पास पड़ा था, इसने भी देखा होगा, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं सारी रात घर नहीं आया, उस पर इस तरह की खबर छपी है, फिर भी ये आराम से बैठी है। या तो ये ज्यादा ही सीधी है या फिर ज्यादा ही चालाक। नाश्ता आया तो आरजू मस्त होकर नाश्ता करने लगी। उसने राहुल की तरफ एक बार भी नहीं देखा। राहुल बिना नाश्ता किए उठकर चला गया। आरजू ने उसे जाते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं बोली। अपना नाश्ता करके वो कमरे में गई तो राहुल कमरे में नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि राहुल नहा रहा होगा। फिर उसने फोन देखा। उसमें मैसेज था, सुबह 9 बजे ब्लू व्हेल क्लब। वो जल्दी से तैयार हुई और बाहर निकल गई। राहुल को कमरे में होती हलचल से पता लग गया था कि वो कमरे में है, लेकिन वो आराम से नहाता रहा। जब वो नहाकर बाहर आया तो वो कमरे में नहीं थी। वो तैयार हाल में आया और उसने लीजा से पूछा, वो कहाँ है? पता नहीं सर, कह गई हैं कि लंच बाहर ही करेंगी। लीजा ने कहा। हुम्मा कहकर वो भी अपनी कार लेकर निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ गई होगी। कहीं वो अपने पापा की कंपनी में न चली गई हो। ये सोचकर वो अपनी कंपनी की तरफ जा रहा था कि उसके दोस्त रॉकी का फोन आया। कहाँ हो यार? आज सारा दिन पार्टी का वादा किया और भूल गए। हम तीनों कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हें याद भी नहीं। जल्दी आ जा। ओके, अभी आता हूं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कार दूसरी तरफ मोड़ ली। ब्लू व्हेल क्लब रॉकी, उदय और ईशान तीनों ऊपर अपने कमरे में बैठे राहुल की वेट कर रहे थे। ये क्लब राहुल का था। 8:45 पर क्लब के बाहर एक बाइक आया। तीनों ने उस तरफ देखा। बाइक पर एक 25 से 26 साल का लड़का था, जिसने लेदर की पैंट और जैकेट पहन रखी थी। उसके ब्राउन रंग के स्टाइलिश बाल थे। ऐसे लग रहा था मानो कोई मॉडल हो। वो तीनों सब पहचानने की कोशिश करने लगे, पर कोई भी उसे नहीं जानता था। तभी सामने से राहुल आ गया। वो लड़का जल्दी से अंदर चला गया। उन्होंने देख लिया था कि वो लड़का राहुल से नजर बचा के अंदर आया है। हो सकता हो राहुल का कोई पुराना हिसाब किताब हो। वो अंदर आकर कॉर्नर की सीट पर बैठ गया। उसने सामने शीशे में खुद को देखा और शरारती स्माइल की। ये क्लब सुबह से ही चालू हो जाता था। यहां बड़ी बड़ी डील्स होती थी। वो बार टाइम चेक कर रहा था। कुछ ही देर में 2 आदमी एक सूटकेस के साथ अंदर आए। राहुल ऊपर अपने दोस्तों के पास आ गया। उसके आते ही तीनों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ईशान बोला, स्वागत है हम तीनों में से सबसे पहले शादी करने वाले राहुल सिंघानिया का। सब तालियां मारने लगे। यार, तुम लोगों को तो सब पता है। तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? पापा के कहने पर शादी कर ली है। उसे इतना तंग कर दूंगा कि खुद ही तलाक दे।
देगी, राहुल बोला। लेकिन यार क्या पता वो अच्छी हो और तुझे उससे प्यार हो जाए, रॉकी बोला। होले होले हो जाएगा प्यारो छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। उदय ने गाना गाकर राहुल को छेड़ा। नहीं, वो भी और लड़कियों जैसी ही है। मुझे ऐसी लड़कियों से नफरत है। कल जब सब लड़कियां मेरे आसपास इकट्ठी हो गई थी तो ये आराम से आइसक्रीम खा रही थी, तो मुझे लगा कि ये औरों से अलग होगी। तब मैंने इससे शादी करने की सोची, पर बाद में पता चला कि इसके बाप को जब पता चला कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है तो उन्होंने मेरे पापा से शादी खत्म होने से पहले ही 2 करोड़ रुपए ले लिए। क्या इस लड़की की कीमत 2 करोड़ है? राहुल ने अपने दिल का सारा गुबार निकाल दिया। राहुल की बात सुनकर उसके तीनों दोस्त हैरान हो गए। उदय बोला, क्या 2 करोड़? कमाल है, और मैं समझ रहा था कि वो बहुत ही सीधी लड़की है। तुम्हारे पापा ने दिए क्यों? मना कर देते। इतनी लड़कियां थी, कोई और चूज कर लेते। इसमें क्या खास था? पापा को लगा कि मैंने पसंद की है, लेकिन मैंने तो यूं ही रैंडमली चूज कर लिया था। मुझे क्या पता था ऐसी होगी। और वो रूबी का क्या चक्कर है? रॉकी ने पूछा। वो तो इसे तलाक के लिए मजबूर करने के लिए एक मोहरा है। राहुल बोला। यार एक बात बताओ तुम्हें, वो टाइगर का नाम तो सुना ही होगा तुम सबने। ईशान बोला। हाँ, वही जो फेमस सीक्रेट एजेंट है, जो 008 के नाम से मशहूर है। उदय बोला। हाँ वही। खबर फैली है कि आजकल वो अपने शहर में आया हुआ है किसी खास मिशन के लिए। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, पर दिमाग के साथ साथ फुर्ती बहुत है उसमें। ईशान बोला। तुम्हारा डिपार्टमेंट में क्या कोई नहीं है उसके मुकाबले का? राहुल ने पूछा। नहीं, कोई नहीं है, पर मैंने ठान ली है कि इस बार उसे जरूर पकड़ूंगा। एक बार मिलने की तमन्ना है। इंशान बोला। उधर ठीक उनके नीचे हॉल में वो 2 आदमी बैठे कुछ बातें कर रहे थे। इतने में बाहर से एक लंबा सा बंदा आया। उसने काला लंबा कोट पहन रखा था। वो देखने में किसी फिल्मी डॉन जैसा था। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड थे। देखने में ही कोई डॉन लग रहा था। कॉर्नर में बैठा वो लड़का सब देख रहा था। उसने उस लंबे बंदे के आते ही वो एक्टिव हो गया। उसने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल ली और पता भी नहीं चला कब वो उन बॉडीगार्ड्स को मारता हुआ उस लंबे बंदे की गर्दन पर गन रखकर खड़ा हो गया। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो इसे मार दूंगा। सब एक साथ खड़े हो जाओ। डॉन हिलने लगा तो वो बोला, मेरे सामने चालाकी नहीं आरडी, इस बार तेरा बचना मुश्किल है। बॉडीगार्ड्स ने भी गन निकाल ली थी। ऊपर सब बातें कर रहे थे कि राहुल हमेशा की तरह नीचे चेक करने के लिए विंडो से नीचे झांकने लगा। वो देखकर हैरान रह गया कि मेरे क्लब में ये क्या हो रहा है। ईशान, नीचे कुछ गड़बड़ है, जल्दी अपने ऑफिस खबर भेजो। नीचे हॉल आर डी बोला। टाइगर, तुम मेरे सामने अभी बच्चे हो। उसने जेब के ऊपर से ही जेब में रखे फोन का बटन दबाया तो बाहर खड़े बॉडीगार्ड अंदर आ गए। वो लोग 10 के करीब होंगे और टाइगर अकेला। राहुल भी अपने दोस्तों को डोट लेकर नीचे आ गया। कौन हो तुम लोग? ये सब क्या हो रहा है? किसकी परमिशन से मेरे क्लब में घुसे तुम? R.D, तुम आज तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। दोस्तों, ये R.D है, मुंबई का डॉन। आज इसे जाने मत देना। ईशान बोला। अरे वाह, SSP साहिब, आप भी यहीं हैं।
वाह टाइगर, मैंने तो सुना था कि तुम अकेले ही शिकार करते हो। ये कुत्तों की फौज कहां से ले आए? आर डी हंसते हुए बोला, मैं जहां भी जाता हूं अकेला ही जाता हूं। कुत्तों की जरूरत तेरे जैसे कुत्तों को पड़ती है। टाइगर हमेशा अकेला ही होता है। अगर उसके साथ कोई होगा तो वो भी टाइगर ही होगा। टाइगर बोला। उसकी बात सुन के वो चारों के चेहरे भी खिल गए। ईशान बोला, अच्छा तो ये है टाइगर, आज इन दोनों को जाने नहीं देना है। राहुल की नजरें टाइगर पर टिकी थी। टाइगर ने मुंह पर रुमाल बांध रखा था, सो शक्ल नहीं दिख रही थी। राहुल को उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। वो उसे देखे जा रहा था। ईशान ने कुहनी मार के कहा, क्या हुआ? अंदर सब ठीक तो है? कहीं इस पर दिल तो नहीं आ गया? पहले बता देना। अब हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने मुंबई में रहना है या नहीं? बात करता है टेस्ट की। कहकर राहुल ने अपना कोट उतारकर साइड पर फेंक दिया। वो लड़ने को तैयार हो गया था। बाकी तीनों भी तैयार होकर खड़े हो गए थे। टाइगर ने आर डी के सर से गन नहीं हटाई थी। उसके बॉडीगार्ड दूर खड़े देख रहे थे। सबके हाथ में गन थी। टाइगर बोला, तुम सब अपनी अपनी गन एसएसपीजी को दे दो, नहीं तो मैं इसे गोली मार दूंगा। कोई भी नहीं हिला, सबको लगा कि ये कोरी धमकी है। टाइगर ने उनकी तरफ घूर कर देखा और एक गोली आर डी की टांग में मारी। वो चिल्ला उठा। गोली इतने ढंग से चलाई थी कि उसकी टांग को छूकर निकल गई और किसी को पता भी नहीं चला। टांग से खून बह निकला। टाइगर फिर बोला, अब अगली गोली कहां लगे ये तुम लोग डिसाइड करोगे। इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसे जिंदा पकड़ूं या मुर्दा, पर तुम लोगों को फर्क पड़ेगा। टाइगर बोल रहा था। तभी टाइगर के पीछे डॉन के एक बंदे ने चालाकी से उस पर गोली चलानी चाहिए, पर टाइगर तो टाइगर था। उसने सामने पड़े कांच के ग्लास में सब देख लिया और उसके गोली चलाने से पहले बिना मुड़े खुद गोली चला दी। वो चारों भी इसके निशाने के कायल हो गए। सबने अपनी अपनी गन्स ईशान के सामने रख दी। उन चारों ने एक एक गन उठा ली। अगर आप चाहते हैं इस कहानी का दूसरा भाग देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप इस कहानी का दूसरा भाग देखने में इंटरेस्टेड है कि नहीं।